नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या देश में बेबसी का आलम यूं है कि कोरोना से ज्यादा लापरवाहियों ने मरीजों को मार डाला? मरीजों को मौत के मुंह में ले जाने वाली लापरवाहियों का अंतहीन सिलसिला है। ताजा मामला गोवा का है। पणजी के गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सिर्फ 5 दिन में 80 से ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई। इस लापरवाही पर कराह उठेंगे आप। आपको उसी अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इस इमारत से शवों के निकलने का अंतहीन सिलसिला जारी है। कोविड के मरीजों के लिए मौत का तांडव बन गया है यह अस्पताल। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां 11 मई को 26 मरीजों की मौत हुई, 12 मई को 20 मरीजों की मौत, 13 मई को 15 मरीजों की मौत हुई, 14 मई को 13 मरीजों की मौत, 15 मई को 8 मरीजों की मौत हुई। ये सारी मौतें क्यों हुई? सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। क्योंकि ये सारी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई करने में यहाँ लापरवाहियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इनके पास ना ट्रक है, ना बड़े ऑक्सीजन टैंकर्स है। ये तस्वीर को देखिए, ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पर लगा हुआ वो ट्रॉली, और ट्रॉली पर सैकड़ों की तादाद में ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिफ्यूल करने कहीं और लेके जाते हैं। फिर इसको रिफ्यूल करके इन ट्रैक्टर्स और ट्रॉली के सहारे यहाँ पर लाया जाता है। अब यहाँ पर भी ये जब सिलेंडर्स आते हैं, फिर इसे बेसमेंट में लेके जाकर, ये जो कोविड वार्ड आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कोविड हॉस्पिटल है, उसके अंदर इस ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। लेकिन इस ऑक्सीजन पाइपलाइन, इसके अंदर जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है वो कई साल पुराना है और जो प्रेशर है वो ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता। और यही सब खामियों की वजह से जो ऑक्सीजन दिन में 3 से 4 बार बदला जाता है, तो ये ऑक्सीजन कोविड वार्ड तक नहीं पहुंच पाता, और जिसके वजह से कई सारे जो मरीज है कोविड के, उनकी मौत हो जाती है। ये मौत रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच हुई। ये वो समय है जब बेसमेंट से कोविड वार्ड तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन का ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना लचर है वो भी देख लीजिए। गोवा में जमीनी हालात कैसे है वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए किस तरीके से ऑक्सीजन पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस तरीके का ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली, और ट्रॉली में इस तरीके से ये सिलेंडर्स, और ये सिलेंडर्स कहीं दूर जाते हैं इसे भरने। फिर ऐसे ही इन ट्रैक्टर्स और ट्रॉली के सहारे इस गोवा मेडिकल कॉलेज में लाए जाते हैं, और फिर ये ऑक्सीजन पाइप थ्रू कोविड वार्ड के अंदर जाता है। मतलब हाईकोर्ट ने फटकारा, लोगों ने गुस्सा दिखाया, उसके बावजूद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के कान में जूं तक नहीं रेंगी। गोवा में केस बढ़ते गए मगर सरकार मस्त रही, कहती रही कि गोवा में लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं। जब अस्पताल में मरीजों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ तो अपनी साख बचाने के लिए इस अस्पताल से लोगों को शिफ्ट किया जाने लगा। इतने सारे लोगों की मौत होती है गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, लेकिन गोवा के चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। लेकिन आखिरकार गोवा के जो हेल्थ मिनिस्टर है विश्वजीत राणे, उन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दी कि जीएमसी से 350 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स को इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में रातों रात शिफ्ट किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर, और यहाँ पर 350 कोविड पेशेंट्स को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। हालात बिगड़े हुए हैं, मगर अफसोस ये है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री की अपनी लड़ाई ही खत्म नहीं हो रही। वो आपस में ही संवाद करने के बजाय ट्विटर खेल रहे हैं। कांग्रेस इन मौतों की जिम्मेदार पूरी सरकार को मानती है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री की लड़ाई तो खत्म कराएं ही, लोगों की जान भी बचाएं। नॉर प्राइम मिनिस्टर, नॉर होम मिनिस्टर, नॉर बीजेपी's नेशनल प्रेसिडेंट had a time to save the lives of innocent Goans. गोवा की सरकार
जब पूरी तरह से घिर गई तब उसने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी बताएगी कि ऑक्सीजन सप्लाई में कहां कितनी खामियां रही। मगर सवाल तो जस का तस है कि अस्पताल में रोज होने वाली मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या अस्पताल में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सौरभ अक्तानिया, पणजी, आज तक। संकट के इस दौर में नेताओं को जहां एकजुट होकर काम करना चाहिए, वहां एक दूसरे पर वो कीचड़ उछाल रहे हैं। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी से पर्दा उठा तो पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस उन लोगों तक भी पहुंच गई जो विपक्ष में रहते हुए लोगों की मदद कर रहे थे। अब इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लोग सांसों के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, लेकिन सियासत को ऑक्सीजन का ओवरडोज जरूर मिल गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी में नवनीत कालरा और गौरव खन्ना का नाम सामने आया तो मामले में नया ट्विस्ट आ गया। बीजेपी ने कालाबाजारी और जमाखोरों का हाथ कांग्रेस के साथ बता दिया है। कांग्रेस का हाथ जमाखोरों और कालाबाजारियों के साथ 7,500 कॉन्सेंट्रेटर जो है वो नवनीत कालरा और खन्ना जो मैट्रिक्स चलाते हैं उनके गैंग के द्वारा उपलब्ध किए गए थे। आप समझने की कोशिश करें कि वहां पर राहुल गांधी और उनके जितने मित्र हैं और कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं वो सब हाहाकार मचाते हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है। दिल्ली में जब ऑक्सीजन की किल्लत पर हाहाकार मचने लगा तो पुलिस ने छापेमारी शुरू की। नामी गिरामी रेस्टोरेंट में छापेमारी के बाद नवनीत कालरा और गौरव खन्ना घिर गए। फिलहाल कोर्ट में इन पर सुनवाई चल रही है और सियासत की एंट्री हो गई। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी परिवार को घसीट लिया। और ये नवनीत कालरा वही नवनीत कालरा हैं जिनका सीधे तौर पर जो रिश्ता है वो कांग्रेस पार्टी से है। इनकी अपनी फेसबुक पे जाकर देखें तो सबसे पहले तो इन्होंने पेंडेमिक के लिए मोदी को जिम्मेवार बताया हुआ है कि मोदी जी जिम्मेवार हैं उन सब हरकतों के लिए। और इनके अपने शेफ जो कि इनके यहाँ खाना बनाने का काम करते हैं टाउन हॉल जैसे रेस्टोरेंट के अंदर, उनकी तस्वीरें हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए बीजेपी सांसद ने पुराने पन्ने पलट दिए। दावा किया कि जब अजय माकन शहरी विकास मंत्री थे तो उन्होंने 2004-05 में रॉबर्ट वाड्रा और 2005-06 में नवनीत कालरा को दिल्ली गोल्फ क्लब के लिए नॉमिनेट किया था। बीजेपी का यह हमला तब शुरू हुआ जब कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी सिस्टम की पोल खुलने लगी। इस बीच यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास ने लोगों की जमकर मदद की। सोशल मीडिया पर मददगार के रूप में श्रीनिवास छा गए। कभी वो रेमडेसिविर पहुंचाते नजर आए तो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन दिल्ली पुलिस ने श्रीनिवास से जब पूछताछ शुरू की तो कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज करते हुए लिखा, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। सरकार पर सीरियल अटैक में प्रियंका ने भी निशाना साधा। क्या जरूरतमंदों की मदद करना अपराध है? अगर अपराध है तो बार बार करूंगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में गौरव खन्ना को जमानत मिल गई है, लेकिन कालरा अभी फरार है। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की उसकी अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होगी, लेकिन सत्ता के गलियारे में अभी से ही फैसला सुना दिया गया है। आज तक ब्यूरो। यूं तो पूरे देश में कोरोना का कहर है, मगर इस कहर के बीच दिल्ली में बेहतरी की गुंजाइश दिखी है। दिल्ली में कोरोना केस कम हुए हैं। कोरोना के घटते मामले राहत देने वाले हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को खत्म करने के लिए भी अब तेजी से काम किया जा रहा है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह खत्म हो जाए। बुरी तरह से कोरोना महामारी की मार झेलने वाली दिल्ली के लिए यह खबर राहत भरी है। सरकार की तमाम कोशिशें और लॉकडाउन अपना असर दिखा रहे हैं और राजधानी में कोरोना के नए केस तेजी से कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 6,430 नए मामले सामने आए, जबकि 337 मरीजों की 24 घंटे के भीतर मौत हुई। आज कोरोना के केस और भी कम आए हैं।
पिछले 24 घंटों में 6,500 केस आए हैं। कल 8,500 केस आए थे, आज 6,500 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। दिल्ली में कोरोना के केस घटे हैं, संक्रमण दर भी कम हुई है, लेकिन मृतकों की संख्या अब भी चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे हाल में अब घरों में आइसोलेट मरीजों के तबीयत न बिगड़े, इसके लिए सरकार की ओर से नई पहल की गई है। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया, OCB बनाया। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। हालांकि कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कोरोना का संक्रमण फिर से राजधानी में कहर न मचा सके, इसके लिए वैक्सीन को बड़ा सुरक्षा कवच माना जा रहा है। दिल्ली सरकार बार बार वैक्सीन की कमी की दलील देकर जल्द वैक्सीन देने की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार पर वैक्सीन को लेकर भी ऑक्सीजन की तरह ही पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रही है। 18 से 44 में वैक्सीनेशंस थोड़ी कम इसलिए हुई हैं क्योंकि जैसा अब हम कई दिनों से आपको सूचित कर रहे हैं कि दिल्ली में जो कोवैक्सीन की सप्लाई है वो समाप्त हो चुकी है, और कोवैक्सीन की सप्लाई समाप्त होने की वजह से तकरीबन 140 ऐसे वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं जिनको दिल्ली सरकार ने अब बंद कर दिया है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जो हमने 18 साल तक के लोगों का रखा है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की एक ये नीति समझ में नहीं आई। जब ऑक्सीजन की समस्या हुई, ऑक्सीजन एक बार तो कहते हैं ऑक्सीजन पर्याप्त है, फिर कहते हैं ऑक्सीजन की समस्या है। जब ऑक्सीजन दिया गया तो उनके पास बोलते हैं स्टॉक रखने की हमारे पास टैंकर ही नहीं है। क्या करते हुआ? वैक्सीन को लेकर जारी सियासत के बीच देश में कोरोना और वैक्सीनेशन के जमीनी हालात की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने गांव में कोरोना के खतरे को लेकर चिंता जताई। साथ ही पीएम मोदी कुछ राज्यों में वेंटिलेटर का उपयोग सही से नहीं होने की रिपोर्ट को भी बेहद गंभीरता से लिया है। पीएम ने साफ निर्देश दिया कि केंद्र की ओर से मुहैया कराए गए वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का फौरन ऑडिट किया जाए। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कोरोना के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर कोरोना से निपटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश इसी बात की है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को फिर से बढ़ने से रोका जाए, ताकि मारामारी की मार लोगों की जिंदगियां न छीन सके। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार मध्यम पड़ी है, मगर मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि एमपी में भले ही कोरोना के मामलों में कमी आई हो, मगर सरकार फिलहाल नियमों में राहत देने के मूड में नहीं है। कैसे कैसे दर्द नहीं सहा मध्य प्रदेश ने। अस्पताल में कोरोना से जूझते मरीज, ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ते मरीज, दवाई के अभाव में बिलखते मरीज। मगर इन सब के बीच अब अच्छी खबर यह है कि एमपी में कोरोना की रफ्तार मध्यम पड़ती दिख रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सकारात्मक संकेत आए, लेकिन उसके पीछे हमें समझना होगा कि कोरोना की जो स्टेज अभी चल रही है उसमें संक्रमण की चेन तोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। अर्बन एरिया में हमारी स्ट्रेटजी ये रही और जनता के साथ मिलकर हमने इसको क्रियान्वित किया कि जहां हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करें, मास्क यूज को प्रमोट करें, वहां ये भी देखें कि जहां इससे फायदा नहीं हो रहा है वहां कोरोना कर्फ्यू की बात हमने करें। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 24% तक पहुंच गई थी, जो अब 11.8% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी 14.8% हो गया है। कोरोना के नए संक्रमित भी घटकर 8,087 पहुंच गए हैं। हर घर सर्वे हो रहा है, किल कोरोना
अभियान हमने चलाया हुआ है। घर घर सर्वे करने हमारे नीचे गांव में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, उनकी कई टीमें बनी। मध्य प्रदेश में गांव में भी कोरोना की रफ्तार को रोकने की कोशिशें हो रही हैं। ये तस्वीर भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर बैसरिया ब्लॉक की है, जहां सोनकच्छ गांव में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बात कर जानकारी ले रही हैं कि उनके घर में कोई बीमार तो नहीं है। प्रशासन ने गांवों की ओर रुख कर दिया है। तमाम जो आशा कार्यकर्ताएं हैं जो स्वास्थ्य विभाग से हैं वो अब गांव-गांव में घूम रही हैं। हर घर में जाकर के लोगों से सर्वे किया जा रहा है कि क्या उनके घर में किस तरीके के कोई लक्षण किसी को तो नहीं है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम भोपाल के पास सोनकच्छ गांव में आए हैं, जहां पे आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम जो है गाँव के लोगों से बात कर रही है। हर घर में जाकर के उनसे पहले बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि घर में किसी को कोई लक्षण तो नहीं है। अगर कोई लक्षण है तो उसे बाकायदा दवाइयाँ भी दी जाती है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार मध्यम जरूर पड़ी है, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है। शायद इसीलिए एमपी सरकार लगातार कह रही है कि अभी कोरोना के खिलाफ बनाए गए नियमों में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मतलब ये कि कोरोना से बचना है तो नियम मानते रहिए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। आगे बढ़ते हुए शंखनाद में अब आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को दहशत से भर दिया है। यूपी और बिहार में गंगा में उतराते शव लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर गंगा में शव देखे जा रहे हैं। अब यूपी और बिहार प्रशासन ने तय किया है कि वो किसी भी स्थिति में लोगों को गंगा में शव को प्रवाहित होने नहीं देंगे। बाकायदा इसके लिए अब गंगा तटों पर पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। उगते हुए सूरज की रोशनी गंगा पर पड़ती है तो चमक उठती है गंगा, लहरों पर ललक उठाती है। लेकिन इन दिनों हाल ऐसा है कि सुबह का सूरज गंगा किनारे वालों को दहशत से भर देता है, क्योंकि सुबह के साथ ही गंगा की लहरों में उतराती दिख जाती हैं लाशें। गाजीपुर में आज फिर शव तैरते दिखे। नजारा तो बड़ा भयंकर था। चारों तरफ से लाशें बह करके आ रही थी और घाटों पर लग जा रही थी, जिसकी वजह से बदबू भी आ रही थी और लोग डर भी रहे थे और एक दहशत का माहौल भी था। हमनी के हैं बहुत लाश जलनी है सर, आधा ले बेसी जलनी है सर। वह रात बिरात आल के बिगतल आनी गाँव को जी के रहा वो गोरबा। गांव में उतराते इन शवों ने प्रशासनिक अमले की नींद उड़ा दी। देखिए, जमीनों का लेखा जोखा लेने वाले लेखपाल शवों का लेखा जोखा कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से कोई गंगा में शवों को बहा ना पाए। उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार के कई क्षेत्रों में भी ऐसे ही गंगा के किनारे शवों के तैरने का सिलसिला थम नहीं रहा। आरा में गंगा पर शव तैरते दिखे तो प्रशासन की नींद उड़ गई। आनन फानन में एसडीएम के साथ पूरा अमला पहुंचा और शवों का अंतिम संस्कार किया गया। ये लाशें कहाँ है उसी को हम लोग देख रहे हैं, और जैसा भी कोविड गाइडलाइंस के अनुसार जो प्रोसेस रहता है उसको हम करेंगे, क्योंकि अभी संक्रमण का दौर चल रहा है और अभी बहुत क्लियरली स्पष्ट भी नहीं हो पा रहा है कि कितनी लाशें हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा के तटों पर उतरा आए शवों ने न सिर्फ लोगों को डरा दिया है, बल्कि सवाल भी उठा दिए हैं कि आखिर ये शव आ कहां से रहे। लेकिन इन सवालों के जवाब तलाशे जाएं, उससे पहले गंगा किनारे पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। देखिए, कानपुर में खुद एसीपी अपनी पुलिस पलटन के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ ही अनाउंस कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में गंगा में शवों को न बहाया जाए, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। हम लोग अनाउंसमेंट के माध्यम से अपने सभी घाटों पे इस बात को अवगत करा दे रहे हैं कि अगर कोई नहीं जानता तो जान ले, किसी भी शव का दाह संस्कार अगर वो करने में असमर्थ है तो उसको हम लोग करवाएंगे। उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। लेकिन गंगा जी में प्रवाह करना या गाड़ना यह अपने आप में दंडनीय अपराध है। ऐसे में गंगा के तटों पर पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू हुई। आरएसएस के नेता भी कह रहे हैं कि लोग गंगा में शवों को न बहाएं। लोगों से अपील करूंगा कि इस प्रकार से बॉडीज को नदियों में प्रवाहित करके हम नदियों को भी प्रदूषण में करेंगे। अच्छा ये होगा कि उनको दफनाने वाले दफनाएं और जलाने वाले, संस्कार करने वाले उनको जलाएं, ताकि उनको ठीक से
अपने अपने धर्म के अनुसार सोल ट्रैवलिंग मिल सके। लेकिन सवाल तो यही है कि इतनी भारी तादाद में गंगा में शवों को बहा कौन रहा है? ये शव आ कहां से रहे हैं? आरा से सोनू सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इसके पीछे लगातार कायम हैं और जवाब अब तक नहीं है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात ताउते तूफान के खतरे की। देश के 5 राज्यों पर मंडरा रहा है ताउते तूफान का खतरा। लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में तूफान का खतरा है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अरब सागर में बन रहा दबाव का क्षेत्र 17 मई को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। चक्रवाती तूफान ताउते शनिवार को गुजरात तट को पार कर सकता है। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में साइक्लोन को लेकर कोस्ट गार्ड अलर्ट पर हैं। कोस्ट गार्ड ने मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी है। कोस्ट गार्ड के जहाज और हेलीकॉप्टर के जरिए मछुआरों को अलर्ट किया जा रहा है। तूफान के खतरे को देखते हुए केरल ने मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और काजरगोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि कोल्लम, कोट्टयम, अलपुजा, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर जगह खतरा बना हुआ है। साइक्लोनिक स्टॉर्म का नाम म्यांमार ने ताउते से रखा है। यह कोंकण से आगे चलते हुए गुजरात की तरफ चलेगा। इसमें 16-17 को कोंकण के काफ़ी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा में दिखाई देगा। मध्य महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। अगले 3 दिनों में कोंकण किनार पट्टी पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि वो लौट के आए और समुद्र में ना। 17 तारीख से कोस्टल एरिया यानी गुजरात कोस्ट, इंटायर गुजरात, साउथ गुजरात कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में 17 तारीख को 40 to 50 किलोमीटर पर आवर विंड रहेगी, गस्टिंग टू 60 किलोमीटर पर आवर रहेगी। उसका बाद विंड बढ़ते जाएगा टिल 18th मॉर्निंग तक। 18th मॉर्निंग को मोस्टली विंड स्पीड 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 115 किलोमीटर पर आवर में रहेगी। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। फौरन लौटते हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।